जी, तो ब्रेक से पहले हम जो क्रिप्टो सिस्टम था या इसका क्रिप्टो इकोसिस्टम था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का, वो हमने देख लिया था। अच्छा, यहाँ पर देख लें अभी हमारे पास जो स्कीम है क्रिप्ट एनालिसिस के लिए, वो क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैकेनिज्म हम देख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, जब ये नेटवर्क पे जो मैन इन द मिडिल है वो मौजूद होगा तो उसकी इंटेंशन क्या होगी, याद रखिएगा। नेटवर्क को वो लिसन कर रहा है या नेटवर्क को वो स्निफ कर रहा है, तो उसकी इंटेंशन क्या होगी यहाँ पर। सबसे पहले तो वो एक्सपेक्टेड एक्स को निकाले। ये जो एक्स ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट था और ये एक्सपेक्टेड एक्स निकालने की कोशिश कर रहा है। एक्सपेक्टेड एक्स का क्या मतलब है कि उसको नहीं पता कि ए जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट क्या है, वो गेस करेगा। ठीक है, उस गेस को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड एक्स। तो पहली अप्रोच तो उसकी ये होगी कि इस प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करे। ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी अरेंजमेंट होगा इसका। प्राइमरी किस पे फोकस कर रहा होगा, इस प्राइवेट की को ढूंढे। ठीक है, जिससे इसने वाई को जनरेट किया था। ठीक है, जो अच्छा यहां पर क्योंकि सिर्फ सीक्रेसी का ये दिया हुआ है, तो सीक्रेसी तक एक और देखते हैं इसका, ये दूसरे वाला। हाँ, ये ठीक है। तो इसमें अब वो कोशिश क्या करेगा कि जो प्राइवेट की थी इसको गेस करने की कोशिश करे। ठीक है, ट्राई करेगा। कहां तक कामयाब होता है ये अलग चीज है, लेकिन वो ट्राई ये करेगा कि जो प्राइवेट की आप इसकी है, ये जो सोर्स है थी, इसकी वजह क्या है कि वो प्राइवेट की ढूंढने की कोशिश करेगा। कोई आइडिया है। जी, जो फ्यूचर मैसेजेस होंगे वो डेफिनेटली इसी प्राइवेट की से ही इनक्रिप्ट होने वाले हैं। तो अगर वो प्राइवेट की उसको सोर्स की मिल जाएगी तो उसको प्लेन टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रिकवर होते जाएंगे उसके। ठीक है, तो वही कोशिश करेगा कि अगर नेटवर्क को स्निफ कर रहा है तो प्राइवेट की आप ए को भी ढूंढ ले। ठीक है, दूसरा ये अप्रोच भी दिया इसके पास कि अगर सिंपल जो मैकेनिज्म है, डिजिटल सिग्नेचर करके नहीं भेजा जा रहा डेटा, ये सिर्फ सीक्रेसी के लिए भेजा जा रहा है, जिसे हम कहते हैं जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी, इंक्रिप्शन किया और ये डिक्रिप्ट कर लेगा। उस सूरत हाल में भी क्या कोशिश करनी थी, क्योंकि ये पब्लिक की से या इंक्रिप्ट हो रहा था, तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक की इसको जो ना ये इसने अपनी पब्लिक की जब इसके साथ शेयर किए, तो इस पब्लिक की को सामने रखते हुए इसकी प्राइवेट की को ढूंढने की कोशिश करेगा बी ए। ठीक है, प्राइवेट की ऑफ द बी। हमने पहले ही कह चुके हैं कि ये इनफिजिबल है कंप्यूटेशनली, लेकिन अगर वो ब्रूट फोर्स अटैक नहीं कर रहा, कोई और अप्रोच है उसके पास, तो पब्लिक की तो उसके पास आ चुकी है हमारे मैन इन द मिडल के पास। अब वो क्या करेगा, इसकी प्राइवेट की ढूंढने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेज जो है बिसाइड द जो ब्रूट फोर्स अटैक है, वो अब ट्राई कर सकता है। तो ये दो इंटेंशन यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगर वो सीक्रेसी ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर डिजिटल सिग्नेचर वाला था तो वो कोशिश ये करेगा कि यहाँ से ये जो सोर्स है कि अपनी जो प्राइवेट की है इसको डिड्यूस करे। ठीक है, ये हमने देख लिया है अभी। ठीक है, अब ये किस चीज के बारे में, ऑथेंटिकेशन सीक्रेसी दोनों ही मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज अभी हम देख चुके हैं। ये भी हम देख चुके हैं कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे पब्लिक की को, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज करेंगे, ये भी कर लिया। की एक्सचेंज या सेशन की एक्सचेंज के लिए भी यूज करेंगे, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह पहले मैंने बताया कि मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स जो हैं
जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सारे काम कर लेंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले जो RSA जो अभी हम आज एल्गोरिदम देखने वाले हैं वो सारे काम कर सकता है, ठीक है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी हो सकती है उसको यूज करते हुए, उसको यूज करते हुए हम डिजिटल सिग्नेचर भी डाल सकते हैं अपने मैसेज के अंदर, और की एक्सचेंज के लिए भी उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी जो अभी हमने देखा था, जो इसने यूज किया हुआ था गूगल क्रोम ने, ठीक है, उसके पास जो एल्गोरिदम था वो ECC था, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ECC कहते हैं उसे। तो वो भी ये तीनों काम परफॉर्म कर सकता है। फिर डिफी एलिमेंट जो ओरिजिनली इनका अपना बनाया हुआ एल्गोरिथम था, जिन्होंने ये पब्लिक की स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 1970s में, 76 से आई थिंक कुछ ऐसे इसका टाइम था। उस वक्त उन्होंने जो अपना एल्गोरिथम प्रपोज किया था वो सिर्फ क्या करता था, वो की एक्सचेंज के लिए था इनके पास बस। वो डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं डाल सकता था, और वो जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है या कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके लिए भी वो मौजू नहीं था, नॉट सूटेबल फॉर दिस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक और DSS एल्गोरिदम है, ठीक है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर डाल सकता है, की एक्सचेंज या सेशन कीज जनरेट नहीं करके दे सकता, और ना ही वो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आइडिया था जो मैंने पिछली स्लाइड आपको दिखाई थी, उसमें से ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, तो और इसमें कोई ख़ास चीज़ हो? कोई और टॉपिक इसका रह गया? बस यहीं तक था। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा RSA को देखेंगे, ठीक है। इसकी जो एक्सरसाइजेज होंगी या जो इसकी असाइनमेंट होगी डिटेल में, वो हम बाद में देखेंगे मिड के बाद, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, अच्छा कोई आपको वैसे क्वेश्चन हो जो असाइनमेंट दी हुई थी या आपको जो क्विज दिया था, क्विज का भी, एक मिनट ज़रा, क्विज के लिए भी बहुत सारे लोगों ने सीरियस नहीं हुए, मुझे नहीं पता कि उनको मार्क्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो अब किन्होंने सबमिट किया है और किन्होंने नहीं सबमिट किया ये मैं बाद में देखूंगा। 26 मेरे पास रजिस्टर्ड है, और उसमें से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है सबमिटेड द क्विज। एक दो तीन ने कुछ मेरा ख्याल है ईमेल भी कर दी थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो भी अगर कहा जाए तो 15 और 16 स्टूडेंट सबमिटेड, अ गुड मेजॉरिटी, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट ने तो भेज दिया था, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि 10-11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भेजा, ठीक है। तो अब तो टाइम इसका ओवर हो चुका है। अगर वाकई आप नहीं सीरियस होना चाहते मार्क्स लेने के लिए और जस्ट टू लिसन द कोर्स, तो बहुत अच्छी बात है, कोर्स सीखें, काम ही आएगा। लेकिन वो पास होने के लिए जो काम आना चाहिए वो चीज़ें छोड़ रहे हैं आप, ठीक है। तो क्विज 1 के अंदर भी मुझे यही इशू हुआ था, उसमें भी सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया, कुछ ने वो भी छोड़ दिया। और अगर वही स्टूडेंट जिन्होंने क्विज 1 भी छोड़ा था क्विज 2 भी छोड़ दिया, तो मुझे नहीं पता कि वो मार्क्स कहाँ से पूरे करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स भी 100% नहीं आ रही मेरे पास, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। तो इस तरीके से तो मेरा जो अपना आइडिया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में होंगे, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि प्रोजेक्ट से आप कुछ ले लेंगे, तो मुझे पता है कि जिस तरीके से अभी तक मेरे पास प्रपोजल आए हैं वो कोई अच्छे मार्क्स लेने वाले प्रपोजल अभी भी नहीं है, ठीक है। तो शायद आप उसमें भी सीरियस नहीं हो रहे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोर्स अगर पास नहीं हुआ तो डेफिनेटली रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट होंगे जो रिपीट भी कर रहे होंगे ऑलरेडी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे लग रहा है कि जो और इसको रिपीट करने के चक्कर में हैं। अब मे भी कि अगली दफ़ा मैं पढ़ाऊँ, अगली दफ़ा कोई और पढ़ाए। तो डेफिनेटली जो भी टीचर होंगे पढ़ाएंगे, यही बुक है, यही कंटेंट्स होंगे, इसी तरीके से एक्सरसाइजेज होंगी, इसी तरीके से क्विज़ लिए जाएंगे, तो सारा काम वैसे का वैसा ही होगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये लूज़ करना चाहिए, लेकिन लूज़ कर चुके हैं अभी, क्योंकि क्विज, दो क्विजेज के जितने भी मार्क्स थे उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने 50% ऑफ द मार्क्स अपने हाथ से छोड़ दिए। तो मैं अब उसके बारे में तो मजीद कुछ नहीं कह सकता हूँ।
लेकिन क्विज 1 भी मुझे पता है जब मैं मार्किंग कर रहा था तो उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप खुद ही हैंडल करें, मुझे ना कहें। जी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो? चलें, कोई क्वेश्चन नहीं, होपफुली ठीक थे। कोई, अच्छा, तो आर एस ए बेसिकली तीन जो इसमें कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने ये एल्गोरिदम एमआईटी के अंदर रहते हुए बनाया था। ठीक है, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस इदारा है, वहाँ पर ये थे रेविस, शेमिर एंड एडलमन। इन तीनों ने मिलकर एक एल्गोरिदम बनाया था जो कि पब्लिक की स्कीम थी। ठीक है, और ये 1977 में ये दे दिया था। लेकिन ये आया कब था, जब जो डिफी हेलमैन ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया था 1976 में तकरीबन, ये उसके बाद इन्होंने उस अप्रोच पे काम किया जो कि डिफी हेलमैन की बताई हुई अप्रोच थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दो कीज होनी चाहिए, एक इंक्रिप्शन के लिए, एक डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, और उनका तरीकेकार क्या था कि इस तरीके से एल्गोरिदम होना चाहिए कि अगर तो वो वैलिड यूजर है, वैलिड यूजर के लिए इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत आसान होनी चाहिए, और जो क्रिप्ट एनालिसिस है उसके लिए जो क्रिप्ट एनालिसिस इतना मुश्किल होना चाहिए, ये एल्गोरिदम इस तरह से बनाया जाए। अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अगर किसी के पास पब्लिक की आ भी गई है तो उस पब्लिक की को सामने रखते हुए प्राइवेट की को ढूंढे, ये उसके लिए कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होना चाहिए। ये कुछ चंद एक चीजें उन्होंने बताई थी डिफी एलमेन ने। ठीक है, तो उसके ऊपर इन तीनों ने काम किया एंड फाइनली दे हैव डिजाइंड एन एल्गोरिदम जिसको हम आरएसए कहते हैं, और इसका नाम भी इन तीनों के फर्स्ट लेटर्स के ऊपर रखा गया था, रेविस, शेमिर एंड एडलमन। ठीक है, अच्छा, बेस्ट नॉन एंड वाइडली यूज पब्लिक की स्कीम, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक हमारे पास अप्रोच है इसकी। अच्छा, ये गैलोस फील्ड की जो फाइनाइट गैलोस फील्ड एक्सपोनेंशिएशन थी, इस पे ये काम कर रहा होता है, लेकिन हम सिंपल तरीके से उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें जो इंटीजर वैल्यूज होंगी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम यूज कर रहे हैं आर एस ए 1024, तो ये 1024 बिट के बड़े बड़े इंटीजर्स हम उठाएंगे और उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना बड़ा जो साइज का कोई भी डेटा हम नहीं उठा सकते, हम एक स्मॉल साइज का डेटा उठाएंगे, उसको यूज करते हुए फिर हम इसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे देखेंगे हम। ठीक है, अच्छा, इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो जो इन्हीं लार्ज नंबर्स के ऊपर होती है, याद रखिएगा, जितने बड़े लार्ज नंबर आप उठाएंगे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी इसके अंदर। अब ये थ्योरी पढ़ने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा इसका एल्गोरिदम समझने की कोशिश कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। अभी अब देखिएगा कि आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन अभी भी ये एक स्टैंडर्ड है, अभी भी इसको ब्रेक करना आसान नहीं है आरएसए को। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम क्या करता है, सबसे पहले सिलेक्ट प्राइम्स, आपने दो ऐसी वैल्यूज उठानी है पी और क्यू जो कि प्राइम्स होंगी। ठीक है, और इनका आपस में रिलेशनशिप कोई नहीं होगा कि जो पी होगा हमेशा पहले वाला प्राइम होगा और क्यू उसके बाद वाला प्राइम होगा, ये कोई तरतीब नहीं है इसकी। ठीक है, कोई भी दो प्राइम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला आपके पास स्टेप हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है। एन को कैलकुलेट क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 17 × 18 फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये दो प्राइम्स उठा लिए। अब एन कैलकुलेट कैसे होगा, इन दोनों को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, ये भी आ गया एन की वैल्यू। कंप्यूट फाइव ऑफ एन। ठीक है, अब फाइव ऑफ एन का सिंपल सी अप्रोच क्या करना है, पी माइनस वन करना है, क्यू माइनस वन करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पहले ये प्राइम थे, अब ये इवन नंबर बन जाएंगे। ठीक है, पी माइनस वन ये 16 बन जाएगा, क्यू माइनस वन ये भी इवन बन जाएगा। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू ले लेनी है, इससे हम कहेंगे फाइव ऑफ एन। ठीक है, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट ई।
अब ई को ऐसे सिलेक्ट करना है कि जो आप ई सिलेक्ट करेंगे और जो फाई ऑफ एन है उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए। आपने ई ऐसे डिजाइन करना है कोई, ठीक है, ऐसे आपने चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ई को चूज किया 7। अब 7 एक इस तरह की वैल्यू है जो कि 160 के टेबल में नहीं आती, ठीक है। तो ये एक वैल्यू उठाई हमने। अच्छा, अब क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है एक, तो दूसरा डिटरमाइन करवाना है। जिस तरह उसमें हमने किया था जो हिल साइफर था, उसमें जो आप डेट्रीमिनेंट निकालते थे वो, तो जो आपके पास मैट्रिक्स होता था डेट्रीमेंट वहां से निकल आता था, ठीक है। लेकिन जब आप उसका जो हम दूसरी वैल्यू निकालते थे, अब मेरे नाम जेन से उसका नाम निकल रहा है, दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करते थे हम उसकी, याद है किसी को? हिल साइफर में जी दानियाल, डू यू रिमेम्बर? चले, मुझे जैसे याद आता है तो मैं आपको याद करवा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको ये याद नहीं है तो। अच्छा, तो अब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। नहीं याद, ओके कोई बात नहीं दानियाल, मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको भी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में जब रिफ्रेश करेंगे दिमाग तो इंशाल्लाह याद आ ही जाएगा। अच्छा, अभी एक तो सिलेक्ट किया आपने, दूसरे को डिटरमाइन करवाना है। डिटरमाइन का अब अभी भी वही अप्रोच है, ठीक है। आपने क्या करना है, ई को इस डी के साथ मल्टीप्लाई करना है सच देट जो जवाब आना चाहिए वन मोड फाई ऑफ एन आना चाहिए। फाई ऑफ एन बार बार कर रहा हूं, 160 को आपने याद नहीं करना, 160 तो इस एग्जाम्पल में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपने समझना है कि फाई ऑफ एन है, ठीक है। यहां पर भी आपने ऐसे ही देखना है कि डी आप ऐसे डिटरमाइन करें कि ई के साथ जब मल्टीप्लाई करें उसको, तो जवाब क्या आना चाहिए, 1 मोड फाई ऑफ एन, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, जो आपका डी होगा वो लेस देन फाई ऑफ एन भी होना चाहिए, ठीक है। तो फाई ऑफ एन से अंडर अंडर या कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल जाएगी, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी। ये आपका फिफ्थ स्टेप हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या निकला है, डी इज 23, ठीक है। अब इसका तरीकेकार भी कैलकुलेट करके बता दिया है कि 23 इंटू 7 जो होता है वो इज इक्वल 161 बनता है, ठीक है। 1 मोड 60 की कंडीशन यहां मीट हो रही है, ठीक है जी। और लेस देन फाइव ऑफ एन है, ये भी यहां पर मीट हो रहा है, लेस देन फाइव ऑफ एन है, 160 से छोटा नंबर है ये दोनों ही कंडीशन यहां पर मीट हो गई, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, पब्लिक की आपकी बन गई, वो प्राइवेट भी बन गई, ठीक है। पब्लिक की आपके पास क्या है भी, जो आपने ई डिटरमाइन किया था, सॉरी ई को सिलेक्ट किया था विद एन, ठीक है, ये आपकी पब्लिक की बन गई, ये वैल्यूज आपकी पब्लिक की हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए कंप्यूटेशनल इनफिजिबल है इसके लिए, क्रिप्ट एनालिसिस के लिए। एन कहां से बना था, एन आया था हमारे पास पी और क्यू से, और ये पी और क्यू कौन सा सिलेक्ट किया है ये सिर्फ आपको पता है। अगर कोई ऐसा तरीकेकार कंप्यूटेशनल आप प्रोग्राम बनाए, स्क्रिप्ट लिखें जो कि सारे जो नंबर्स है, जो प्राइम नंबर्स हैं उनका जो सम निकाले, ये निकले, तो इस तरह के कितने सारे नंबर्स मिलेंगे आपको जिनका सम ये हो, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ये हो सकती है। ऐसा कोई एक वैल्यू तो नहीं होगी, मल्टीपल वैल्यूज होंगी जिनका ये प्रोडक्ट ये निकलेगा, या नहीं निकल सकता ये प्रोडक्ट। 187 है, आप ये दो कोई ऐसे प्राइम आप नंबर ले लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 187 आ जाए, तो ऐसे सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं होंगी, इसके अलावा भी कोई वैल्यूज हो सकती हैं जिनका ये एन ये आ सकता है। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल आपका जो नंबर था वो नहीं पता, ये सिर्फ एन तक वो अगर डिटरमाइन करना चाहता है तो, क्योंकि ये तो हमने वैसे भी पब्लिक किया हुआ है ना, तो ये तो इसको पता लग जाएगा कि एन क्या है। अब फाई ऑफ एन ये ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता
पी और क्यू, तो फाई ऑफ एन कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो क्यू पी माइनस वन था और क्यू माइनस वन था। जब एन की ओरिजिनल पी और क्यू नहीं पता लग सके तो ये फाई ऑफ एन नहीं मिलेगा। और फाई ऑफ एन कहां पर यूज हो रहा है, आप ये देखें, जो एक मिनट, ये ओरिजिनल वैल्यूज थी आपकी, ठीक है, जो आपने शुरू में प्राइम उठाए थे, ये आपकी प्राइवेट की में आ गए। तो अब चीज ये कि जो सिक्स इसकी स्ट्रेंथ जो है आरएसए की, अब वो किस में आ गई है। हमने ये शुरू में देखा था कि जो इसकी आरएसए जो प्रिफेयर करेगा वो ये कहेगा कि 1024 बिट्स के आप लार्ज नंबर्स उठाएं, ठीक है। तो 10248 में से आपने कोई पी उठाना है, और पी के ऊपर भी कंडीशन ये हो गई कि आपने प्राइम उठाना है भी, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि 1024 बिट के सारे प्राइम्स आपको लिस्ट करवा देगा तो ये तो मिल जाएंगे आपको। फिर इसके अंदर से ही आपने क्यू भी लेना है, ठीक है। तो क्यू भी एक प्राइम नंबर होगा। जब आपको स्क्रिप्ट चलाएंगे तो यही वाले नंबर यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपने एन लिया हुआ था वो भी किसी न किसी जगह पड़ा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एन मिला, ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट चला रहे थे, फिर चलते रहे चलते रहे चलते रहे, फिर यहाँ पर भी आपको कहीं एन मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको एग्जैक्टली नहीं पता, तो जो आप ट्राई कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस आप प्रोडक्ट करवा रहे हैं, तो ये जो एन है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं थी, हमने बात कर ली थी। तो कितने सारे एन आपको मिल जाएंगे जब आपका स्क्रिप्ट रन हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये सारे एन तो हम पहले ही पब्लिक कर चुके हैं, हमें तो इससे कोई खतरा ही नहीं है। ये हम यहाँ पर जब अपनी पब्लिक की बना रहे थे तब हमने एन तो वैसे ओपन कर दिया था, तो इस चीज से तो हमें कोई खतरा नहीं है। हमने इस चीज को छुपाना है कि एग्जैक्टली ये कौन सा पी था, एग्जैक्टली कौन सा क्यू था, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर फाई बनना था, फाई के ऊपर जो डी की वैल्यू डिटरमाइन होनी थी वो इसी के ऊपर थी कि फाई क्या है, ठीक है। और उसके मुताबिक आपने ई को सिलेक्ट करना था, ई सिलेक्ट हो गया फाई के हिसाब से। अब जब ये डी था ये आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहाँ रखी गई है, आपकी प्राइवेट की का पार्ट बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्राइवेट की के अंदर पड़ी हुई है। और जो कि कॉमन सी अप्रोच थी, एन निकालना था, एन की वैल्यू क्या थी वो पब्लिक कर दी, और ये ई सिलेक्ट करना था, ये किसी फार्मूले से डिटरमाइन नहीं किया, ई आपने खुद रखा है अपनी मर्जी से कोई भी, तो इसको भी मैंने पब्लिक कर दिया। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच है इसकी, जिससे हम प्राइवेट की और पब्लिक की बनाते हैं। इस एल्गोरिदम को पढ़कर कोई चीज मुश्किल लग रही है कि अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं तो मेरा आरएसए बन जाएगा, या नहीं बन सकता? बन सकता है। अब होता क्या है प्रॉब्लम, के स्टूडेंट जब आरएसए भी यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर इस वाली कंडीशन को नहीं मीट करते स्टूडेंट्स, ये वाली याद रखिएगा। ये वो एक छोटा सा आरएसए बनाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो मैनिपुलेशन है इंटीजर्स की वो इजीली नहीं होती। तो लोग यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका साइज छोटा कर देते हैं आरएसए को एज अ टॉय आरएसए बनाने के लिए, ठीक है। टॉय आरएसए क्या मतलब होता है कि एक स्मॉल स्केल पे आपने एक आरएसए बनाया और उससे अपना काम कर लिया, तो काम तो हो जाता है इससे, तो ये काम किया भी जा सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल जो आरएसए जो यूज हो रहा होता है वो डेफिनेटली बहुत लार्ज नंबर्स यूज कर रहे होते हैं। ये तो 1024 तो एक तो इसकी रिकमेंडेशन है। अभी हमने देख लिया था उसका जूम का, वो 2048 यूज कर रहा था,
ठीक है। तो 2048 बिट का जब आप कोई इंटीजर यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको जब हैंडल करेंगे काफी सारा आपको भी कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी उसमें। ठीक है। जी कोई सवाल हो, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल तो एक अप्रोच देख लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल से शुरू करेंगे इसको कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं। इंक्रिप्शन कैसी हो सकती है इसकी। ठीक है। सिंपल सी बात ये देखिए, पब्लिक की हमारे पास थी, उससे हमने इनक्रिप्ट करना है, और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करना है। हमने तरीकेकार क्या देखा था कि जो पब्लिक की होती है उससे हम इनक्रिप्ट करते हैं, और जो प्राइवेट की होती है उससे हम डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक बिट वाइज अप्रोच है, यहाँ पर याद रखिएगा, एक ब्लॉक हमने छोटा सा उठाया। ठीक है। वो हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल गिवन मैसेज जो है हमारे पास जो है वो ये वैल्यू है 88। ठीक है। इसको अभी हमने क्या करना है, ये इंटीजर वैल्यू है, जस्ट याद रखिएगा, अभी ये कोई 8 और 8 अलग अलग नहीं है, ये एक 88 वैल्यू है। ठीक है। और 88 वैल्यू अगर हम आस्की टेबल में देखें तो किसकी बनती है जी, इसको जरा बताएं। कैपिटल ए जो है वो 65 डेसिमल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये 88 किसके बराबर है। जी 88 की बात कर रहा हूँ। जी तो एक्स के बराबर हो रही है। तो ये क्या है मेरे पास, वैसे अगर कहा जाए इंग्लिश में तो ये कैपिटल एक्स होगा। ठीक है। ये मेरा क्या है, मैसेज है। ठीक है। इसको ये एक से ये क्रास ना समझिएगा। ठीक है। ये क्रा एक्स मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कामाज में लिख रहा हूँ, ये ना हो कि आप इसको क्रास समझ लें एक से। अच्छा। अच्छा ये एन जो हमारे पास साइज है, एन क्या था, अब याद रखिएगा पब्लिक की कैसे बनी हुई हमारी, जो पब्लिक की ये के पी यू वो क्या थी मेरे पास 7 और 187 था। ठीक है। ये मेरी पब्लिक की थी, याद रखिएगा। और जो प्राइवेट की थी वो मेरे पास क्या थी, प्राइवेट की थी 23, 17 और 11। ये मेरी प्राइवेट की थी, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा साइफर टेक्स्ट बनाना है हमने, तो इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है पावर ये, ठीक है, पावर 7 ये हमने यूज कर लिया, मोड एन ये एन है। ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। जी अस्करी, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करेंगे, क्या चीज नहीं समझ आ रही। अच्छा यहाँ पर देख ले, दोबारा देख लेते हैं, एक एग्जांपल बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है। मैं सी जो है या ये एक मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है। इसको मैं आर एस ए से एनक्रिप्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैंने इसको उठा लिया फॉर एग्जांपल सी को।
सी इज इक्वल कितना होता है, कैपिटल सी है ये, तो ए 65 था, बी 66 होगा, और सी जो बनेगा वो बनेगा 67 बन रहा है। ऐसे ही बन रहा है या नहीं बन रहा? अच्छा, अब हमारे पास पब्लिक की यही है जो अभी हमने जनरेट की है, ठीक है। तो इसका तरीकेकार क्या है, साइफर टेक्स्ट, एक मिनट, एक स्टूडेंट को मैं करवा लूं। तो साइफर टेक्स्ट इज इक्वल 67, अभी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। पावर, ये दो पार्ट्स इसके मिले थे मुझे, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट था वो था मेरे पास, जो हमने ई खुद डिसाइड किया था, पावर ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मोड एन, या एन की वैल्यू मेरे पास क्या थी इस वक्त, एन की वैल्यू क्या है 187, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताए मुझे क्या आ रहा है इसका जवाब। 67, जी कैलकुलेटर है, कंप्यूटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जी, जवाब नहीं आ रहा? अच्छा, ये देख लें, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये देखिएगा अभी आपके पास ये, फॉर एग्जांपल ये मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, इसको कोई वेरिएबल का दे देता हूँ, ठीक है। 88/7, ये पुरानी एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई थी मेरे पास, 88 अगर रखते हैं, ठीक है। तो आपने जो सॉल्व किया होगा, अच्छा इसको आगे चलते हैं।
ए मोड 187, जो एन था मेरे पास वो 197 लिख दिया, 187 मोड, सॉरी मोड ये, ठीक है। तो ये 11 आ रहा है। ये वो एग्जांपल अभी मैंने कर दिए जो कि स्लाइड के अंदर गिवन थी। ये देख रहे हैं 88 पावर 7 मोड 187 जो था, जवाब आ रहा था 11 आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल दी थी 67 के साथ करने के लिए। तो आप जो सॉल्व कर रहे होंगे इसको देख लेते हैं। आपके पास 67 है, ठीक है। 67 को जब आप सॉल्व करेंगे ये पावर में, तो ये जवाब आपके पास आना चाहिए कैलकुलेटर पे, ठीक है। जी, तो अब इसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 67 स्टूडेंट ने निकाला हुआ है, 67 ये देखें, ये अभी मेरे पास साइफर टेक्स्ट बन गया इसका। अच्छा, कोई और वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। जिस तरह ए की वैल्यू थी 65, 65 को ट्राई करते हैं। अब क्या आ रहा है 65, 65 का ये आ गया, ठीक है। और 65 को जो अब हम मोड़ लेते हैं तो ये 142 आ गया इसका। तो ये हमारे पास इसकी सिंपल अप्रोच है इनक्रिप्शन की। तो डिक्रिप्शन जो है वो इसके रिवर्स है। सो रिवर्स का मतलब डिक्रिप्शन के लिए जो तरीकेकार है वो हम जब सी को ई को यूज किया था पावर के लिए, तो अब यहाँ डी को पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे हम सिर्फ। तो ये अब जो हमारे पास आई थी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी थी 11 पावर 23, तो 23 कहाँ से था, ये देखें जो हमने डी कैलकुलेट किया था, और जो हमारी प्राइवेट की का पार्ट है, ठीक है, उसको यूज करते हुए हम डीक्रिप्ट कर रहे हैं उसको। तो वही डिक्रिप्शन अभी हम देख लेते हैं। हमने याद कीजिएगा ए को यूज करते हुए हमने इंक्रिप्शन की थी, ठीक है। तो ये 65 जो है ये किस चीज को शो कर रहा है, ए इज इक्वल 65। तो ए को इनक्रिप्ट किया है अभी, ठीक है। तो ए की इनक्रिप्शन जो है वो ये आ गई हमारे पास 142। अब हम 142 को यूज करते हुए 142 पावर 23, ये हमारे पास था डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, देखिए काफी बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो ये नॉर्मली जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, इसको हम टूल्स के साथ ही कर सकते। तो मैं इसको बी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बी है, इसका जब मोड लेना है तो वही तरीकेकार वही होगा, बी मोड एन, एन की वैल्यू क्या है, अभी 187 है, ठीक है। तो 65 रिकवर हो गया मेरे पास, ठीक है। ओरिजिनली 65 था जिसको मैंने डिक्रिप्ट किया था, और डिक्रिप्शन के बाद जो वैल्यू आई थी वो साइफर टेक्स्ट बना था 142। तो 142 को जब मैंने प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया तो ये मेरे पास रिकवर हो गया वापस। जी, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आर से वैसे भी समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आर की किसके अंदर है, ये जो लार्ज प्राइम नंबर्स ढूंढने होते हैं, ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम होता है।